जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी सैलिन सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जिसके अंतर्गत हम मुलाकात कराते हैं किसी अपने शहर के खास शख्सियत से और इसमें प्रगतिशील राजनीति को लेकर चर्चाएं होती हैं। चूंकि 2022 का चुनाव नज़दीक है और आज हम इसी कड़ी में मुलाकात कराते हैं राजेंद्र कुमार गुप्ता जी से, जो पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं विधानसभा सर उत्तरी 2017 में और जिन्होंने एक अच्छी पारी खेली विधानसभा की और चुनाव भी लड़े। हालांकि कुछ चंद कदमों से विधानसभा में नहीं पहुंच पाए, तो इस बार 2022 में भी लगभग इनकी तैयारी है, तो मुलाकात कराते हैं और चर्चा करते हैं इनसे। जी स्वागत है आपका आईपा में। अगर बात की जाए 2022 के चुनाव नज़दीक हैं तो कितना अंतर देख रहे हैं 2017 और 2022 के बीच में, इन 5 साल के अंतराल में? काफ़ी अंतर आया इसमें। और लेकिन एक बात है कि जो कुछ सरकार वादे करती है वो वादे के मुताबिक पूरा नहीं करती है, इससे जनता में कुछ नाराज़गी भी है। पिछली बार जब आप नॉमिनेशन करने गए थे तो चूंकि आप जर्नलिस्ट भी हैं, पुराने हैं, आप यहाँ पे काफ़ी दिन से आप यहाँ पे जर्नलिस्ट रहे हैं, तो उसमें कुछ शायद समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो किस तरीके के नामांकन दरमियान आपके साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया गया था, ऐसे कुछ आपके आरोप भी लगे थे? आरोप कुछ ऐसे लोग थे जो कि हमारे खिल्ली उड़ाना चाहते थे, टांग खिंचाई करना चाहते थे। इसके लिए भी मैंने उन्हें चेतावनी दे दिया कि अगर आज के बाद भी अगर ऐसी कार्रवाई की गई आप लोग के द्वारा तो मैं एज ए विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर मुकदमा कर दूंगा मैं। फिर उसके बाद फिर कोई ऐसी वारदात सामने नहीं आई। इसके साथ अगर बात की जाए तो 2022 का चुनाव है, योगी सरकार चल रही इस समय। आपने पूर्व की सरकारों को भी देखा होगा, बसपा गवर्नमेंट थी, कई बार रिपीट हुई, उसके बाद समाजवादी थी, बीजेपी इस दरमियान कई बार आई। कितना अंतर आप देख रहे हैं? 2017 में आपने निर्दल के तौर पे पर्चा भरा था, हालांकि कई पार्टियों से आपको पर्चा उसमें मिल रही थी, समर्थन मिल रहे थे, पर आपने लेने से इनकार किया था, ऐसा क्यों? मैं एक निष्पक्ष दौर से लड़ना चाहता था, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ना चाहता था और अपनी छवि में एक साफ सुथरी छवि के तौर पे मैं लड़ना चाहता था। मैं इस नाते मैंने किसी का सहयोग नहीं लिया, न किसी के कहने पर वापस हटा। मैंने नामांकन कर लिया। हमारे पास भी कुछ लोग बैकअप करने के लिए कुछ लोग आए, कहने लगे कि आप भाजपा में समर्थन करिए, आपका सहयोग करेगी भाजपा, लेकिन मैं ध्यान नहीं दिया उस तरफ। हमने कहा कि मैंने नामांकन किया है, अकेले ही लड़ेंगे और पैदल ही चलेंगे, बिना किसी गार्ड के चलेंगे और हम पत्रकार हैं, हमें किसी बात का डर नहीं किसी से, इसलिए हमें गार्ड की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पैदल ही प्रचार प्रसार किया और आशा के अनुकूल मैं वोट भी पाया। जितना मैंने प्रचार किया उतना लोगों ने मत दिया हमें। अगर हमारे पास साधन सुविधा होता तो मैं और भी अच्छे मतों से प्राप्त करके विजयी होता मैं। चूँकि निर्दल प्रत्याशी थे आप, अकेला चलो रे की बातें की जाए तो निर्दल प्रत्याशियों के साथ जो जनसमूह जो होता है बहुताय मात्रा में अगर देखा जाता है तो वो नहीं कर पाते हैं, उसमें परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? और जनता का जो जनसमूह जो होना चाहिए बाहुबलियों की तरफ ज़्यादा जाता है, धन पशुओं के पास जाता है, तो राजनीति की अगर बात की जाए तो अब वो राजनीति पहले की है या उसमें से नीति हट गई है? राजनीति में पहले से बहुत बदलाव आया हुआ है। अब धन बल और बाहुबल की हर जगह विजय होती है और इसमें अच्छी खासी पैसे की बर्बादी होती है और जो जितना ज़्यादा खर्चा करता है वही मैदान में आता भी है, या किसी बड़ी पार्टी का उस पर इशारा हो, सहयोग हो, तभी वह विजय हो पाता है, विजय हो पाता है। अगर बात की जाए इसके साथ साथ और भी जो है, चूँकि 2017 जब आप चुनाव लड़े थे तो उसमें यह सवाल मैं इसलिए बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें बदलाव की बातें करती है सरकारें जो मौजूदा हैं, तो 2017 के पहले का दौर क्या था, 2017 के बाद का दौर क्या आप देख रहे हैं? क्या कुछ परिवर्तन आया? कुछ निष्पक्ष चुनाव आप लड़ सकते हैं निर्भीक होके? बिल्कुल, जब भी लड़ेंगे हम निष्पक्ष निर्भीक होकर रहेंगे। हमारी छवि जैसे पाक साफ है वैसे ही मैं पाक साफ होकर भी जीतना चाहता हूँ चुनाव में। और 2017 के पहले से अब तक कोई खास अंतर नहीं आया है। चारों तरफ देखा जाए तो पैसे की बर्बादी ही ज़्यादा हो रही है। जितना वादा भाजपा सरकार ने किया था और वो पूरा नहीं कर पाई है। अगर हम ये आपसे पूछें कि अपने शहर उत्तरी के क्षेत्र में, चूँकि शहर का क्षेत्र है, ये वाराणसी है, पूर्वांचल की मेन मंडी मानी जाती है, एक बहुत अच्छी खासी आबादी है, गलियों का शहर रहा है, मंदिरों का शहर है,
और धार्मिक आस्थाएं भी यहाँ पे बहुत सी हैं। तो अगर बात की जाए तो 10 ऐसी क्या कमी आप जुड़ा सकते हैं यहाँ पे सर उत्तरी में, जिसको आप मुद्दा बना सकते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? ऐसी कुछ शिक्षा विभाग में कुछ कमी है और कुछ कमी विकास कार्यों में भी है, जिसमें ज़्यादातर विकास कार्य जिस क्षेत्र में भाजपा के कार्यकर्ता ज़्यादा रहे हैं उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा विकास कार्य हुआ है। और जैसे ओबीसी की तरफ या शेड्यूल कास्ट बस्ती की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया गया है। जहाँ भाजपा कार्यकर्ता लोग रहते थे उन्हीं की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया, उन्हीं की तरफ ज़्यादा विकास किया गया है। इससे काफ़ी जनता में नाराज़गी भी है। दूसरे और क्या मुद्दे हो सकते हैं आपके? दूसरे भ्रष्टाचार मुक्त, वैसे भ्रष्टाचार पर तो इस समय अंकुश लगाया गया है भाजपा की तरफ से, और काफ़ी भ्रष्टाचार करने वाले नेता और अपराधी माफिया डॉन सब जेल के भीतर हैं। इसमें अपराध के खिलाफ तो नियंत्रण किया गया है और भ्रष्टाचार भी काफ़ी हद तक थमा है। इसके साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पे विद्युत के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो विद्युत के क्षेत्र में आप क्या अंतर देखते हैं? चूंकि कई पार्टियां दावे कर रही हैं कि यूनिट जो है उसमें कुछ सहूलियत दी जाएगी, तो आपके क्या मुद्दे होंगे? यूनियन में इस समय तो कोई सहूलियत नहीं दिया जा रहा, लेकिन आगामी आने वाली सरकारें कुछ मुद्दा बना रही हैं इसको, लेकिन हमें आशा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा वो कर पाएंगे। और क्या कमियां आपको नज़र आती हैं जो वोट के लिए जब जाएंगे आप जनता के द्वार पे, तो जनता आपको आशीर्वाद वोट के रूप में दे, तो और क्या क्या विशेष मुद्दे होंगे आपके पास? विशेष मुख्य ज़्यादातर ये महंगाई का मुद्दा रहेगा, बढ़ती हुई महंगाई का मुद्दा। और दूसरी बात ये कि जो भ्रष्टाचार विभागों में चल रहा है अभी उस पर काफ़ी नियंत्रण नहीं हो पाया है। कुछ विभाग ऐसे हैं जो कि मंत्रियों, नेताओं और सांसदों के सह पर चलाए जा रहे हैं, और उसी नाते वो सीना ठोके ताव से कहते हैं अपने अधिकारियों से कि फलाने हमारे आदमी हैं, हम उनके आदमी हैं, फलाने संसद के आदमी हैं, विधायक के आदमी हैं। इस नाते धड़ल्ले से लापरवाही बरतते हैं। गलियों का शहर है बनारस, गलियों में कितने परिवर्तन हुए हैं? क्या उम्मीदें रहेंगी जनता जनार्दन के बीच में जब जाएंगे आप? गलियों का जिस तरह शहर रहा है, गलियां तो जहाँ तक हमें आशा है कि अधिकांश 60% गलियां पक्की कर दी गई हैं, और 40% में जहाँ ध्यान नहीं गया है सरकार का या विधायकों का ध्यान नहीं गया है, वही गलियां अभी अधूरी रह गई हैं। इसके साथ अगर बात की जाए तो राशन के लिए जो है, राशन के लिए सरकार तो कर रही है, इसमें कई योजनाएं चला रही हैं, तो उसमें एक गरीब परिवार को और हक मिल सके, आवास योजनाओं का जो है काफ़ी उसमें आरोप प्रत्यारोपों का भी दौर रहा, उसमें लोगों को जिसे जिनको मिलना चाहे तो उनको नहीं मिला, तो इसके लिए आप कैसी पहल करेंगे? आवास के लिए करीब 60% लोगों को आवास मिला है, अब कुछ लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं, जिनको ज़रूरत है उन्हें नहीं मिल पाया। आज भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो देखेंगे कि काफ़ी झुग्गी झोपड़ियाँ वैसे ही पानी से गिर रही हैं, बरसात का पानी खा के गिर रही हैं। उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, न किसी विधायक का न किसी ग्राम प्रधान का। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास का कोई भी बेनिफिट नहीं हो पाया है। अगर बात की जाए तो और क्या क्या विशेष मुद्दे हैं आपके? जहाँ तहाँ गलियों में देखा जाता है कि सीवर अक्सर जाम रहता है, लाखों शिकायत करने पर भी अधिकारी मौके पहुँचते नहीं हैं, और बरसात होने पर उन्हें ज़्यादा परेशानी होती है। एक तो सीवर का मुद्दा है, दूसरी बात ये सड़क अभी पूरी सड़कें नहीं बन पाई हैं। जहाँ मेन सड़क है वहीं पर सुधार किया गया है, गलियों में जो सड़कें थी लिंक लाइन उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया, ना उनका निर्माण हो पाया है। और तीसरा ये शिक्षा प्रणाली दुरुस्त करना मेरा पहला प्राथमिकी होगा, और शिक्षा में जो अध्यापक जो लापरवाही करते हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, शिक्षा दीक्षा पर उनके अनुशासन में ध्यान नहीं देते हैं, इस पर भी हमारा ज़्यादा मुद्दा रहेगा। ये और कौन से विशेष मुद्दे रहेंगे? क्योंकि शहरों में तो बहुत से मुद्दे आए हैं, आवास के उसमें घपले रहे हैं काफ़ी, और बेरोजगारी का भी मुद्दा रहेगा हमारा। जो बेरोजगारी है, ये प्राइवेट कंपनियां ही रोजगार कैंप लगा कर ही नौकरी दे रही हैं। इसमें सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि जितने सरकारी विभाग हैं, जो खाली जगह हैं, उनको स्थायी नियुक्ति से भरा जाए। और कुछ अशक्त महिलाएं ऐसी हैं
जिन्हें पेंशन नहीं मिल रहा है और वो लिखी पढ़ी नहीं है, वो किसी से अपना सिफारिश नहीं कर सकती हैं, ऐसी महिलाओं को उन्हें उनका हक दिलाना, पेंशन दिलाना हमारा प्राथमिकता होगा। वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन जैसे भी मुद्दे बहुत से रहे हैं, तो उसके लिए आप किस प्रकार से उसका सलूशन निकालेंगे, क्या करेंगे उसमें, क्योंकि बहुत सी इसमें भी शिकायतें आती रहती हैं। वृद्धा पेंशन में ज़्यादातर का तो अब इस समय ऑनलाइन हो गया है, उसमें भी भ्रष्टाचार का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। और हाँ, ये है कि कुछ महिलाएं, अशक्त महिलाएं और अनपढ़ महिलाएं अभी इससे महरूम हैं, जिन्हें की सहायता वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए मेरा विशेष प्रयास रहेगा कि भ्रमण करके उन महिलाओं को, जरूरतमंद महिलाओं तक पहुँच कर उनकी मदद करें, उन्हें पेंशन दिलाएं। बुनकरों का काफ़ी यहाँ पे क्षेत्र रहा है, बनारस में बनारसी साड़ी का भी कारोबार रहा है। फ्लैट रेट में बिजलियाँ मिलती थी पहले, तो उसके लिए आपने कुछ सोचा? बुनकरों के लिए बुनकर काफ़ी तंगहाल में बताते हैं अपने आप को, क्या कहेंगे उसके लिए? बुनकरों के लिए हमारी जहाँ तक राय है कि बुनकरों को जो बिजली का बिल उनका है, उनको फिक्स रेट किया जाए। और बिजली के बिलों में, उनके बिजली बिलों में देखा गया है कि ज़्यादातर लापरवाही की गई है। किसी का बिल 200, 400, 500 आता था, तो उसका बिल बढ़ के 10,000, 20,000, 25,000 रुपया आ रहा है। अब जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। वो सरकार द्वारा उन्हें फिक्स रेट पर बिजली देने की योजना रही, लेकिन योजना दरकिनार करते हुए उसको काफ़ी घोटाले की गई। तो आप थे हमारे साथ राजेंद्र कुमार गुप्ता जी, और जिन्होंने बताया कि अगर 2022 में चुनाव के में इनको अगर लड़ने का एक बार फिर से अवसर मिलता है, तो उसमें तमाम मुद्दों के साथ ये चुनावी मैदान में आएंगे और अपनी जीत को दर्ज कराएंगे।